word order for creating rhetorical effect. एग्जाम्पल क्या है, एमसीक्यूज करके लिख लेंगे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कॉमन एमसीक्यूज हैं ये, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक डिफाइंड नहीं है बट कॉमन है। तो इन्वर्जन को और क्या कहते हैं वो कह रहा है। तो सबसे पहले तो इन्वर्जन क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच से उठाया है क्वेश्चन। किससे है, फिगर ऑफ स्पीच से। ठीक है, तो इन्वर्जन मतलब जैसे एग्जाम्पल देख लो पहले आंसर बताने से पहले, जैसे हेयर वी गो, हेयर वी गो, तो क्या है, हेयर का पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे तो एडवर्ब, हेयर को क्या कहते हैं हम, एडवर्ब, हेयर देयर। तो हेयर वी गो हेयर नहीं कहा उसने, हेयर वी गो। इन्वर्जन मतलब जब सिंटेक्स क्या हो जाए, रिवर्स। सरल शब्दों में क्या लिखेंगे हम, इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट मीन्स उल्टा। तो जब हमारा सेंटेंस का जो नॉर्मल सिंटेक्स है वो रिवर्स हो जाए तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस हैं, हाइपरलेज, हुब्रिस, हाइकू या हाइपरबेटन। ठीक है, तो इसका आंसर है हाइपरलेज। हाइपरलेज, हाइपरलेज इन्वर्जन का दूसरा नाम है। HYPPA, HYPALLAGE, हाइपरलेज। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश इयाम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी। इंग्लिश इयाम्बिक पेंटामीटर अपनी फुल मैच्योरिटी में कब आया? तो ऑप्शन है आपको, सनेट, ड्रामेटिक वर्स, लिरिक या एलेजी। तो इसका आंसर है ए, यानी सनेट। ठीक है, इसको बोला जाता है सन इट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सन इट, सॉनेट नहीं है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट करते रहेंगे, सनेट। सो इंग्लिश सनेट में हम देखते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर अपनी फुल मैच्योरिटी में आया। देख लेना यहाँ पर सारे बच्चे, इयाम्बिक पेंटामीटर जल्दी से लिख लेते हैं। एक हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चंस के स्पेसिफिक रिवीजन हो रहा है। तो इयाम्बिक पेंटामीटर में हम लोग ये देख रहे हैं गाइस कि जो है 5 पेयर्स ऑफ याम है, 5 पेयर्स ऑफ याम, पेंटा मीन्स 5 और 5 पेयर हैं याम के। और याम अपने आप में क्या है, याम का मतलब है अ पेयर ऑफ, सबसे पहले क्या आएगा, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और स्ट्रेस्ड सिलेबल के पेयर को अगर हम देखें तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, याम्बिक पेंटामीटर कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपनी फुल मैच्योरिटी में किस में आया, सनेट में पहली बार आया। हालांकि इसको लिख लेना, ड्रामा में किसने इंट्रोड्यूस किया था फेमसली, ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो ने याम्बिक पेंटामीटर को ड्रामा में यूज किया। और इनके जो ब्लैंक वर्स है क्रिस्टोफर मार्लो के, उसको क्या कहा गया है, माइटी लंग्स। पहले भी बताया है क्वेश्चन, नए साथियों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटी लाइन्स का मतलब क्या है पूछता है पेपर में, 5 स्टार कर देना। माइटी लाइन्स किसके ब्लैंक वर्स को कहते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो के। ठीक है, ब्लैंक वर्स यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्स कहाँ यूज किया, प्लेज में। अभी हम किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, याम्बिक पेंटामीटर में किसका एग्जाम्पल दे रहे थे, सन इट्स में यूज हुआ। लेकिन प्लेज में किसने किया, क्रिस्टोफर मार्लो ने किया। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो ये यूज किया, ये प्लेज में किया आपने। ठीक है, और एक चीज और कि इसको बोला किसने, जब मैंने आपको बताया था कमीशन में जो इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का फाइनल इंटरव्यू था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि किसने बोला है माइटी लाइन्स, क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स को। तो किसने बोला है, बेन जॉनसन ने। 5 स्टार कर देना भैया इस क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक क्वेश्चन के थ्रू कई सारे क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं गाइस। क्वेश्चन है, द नॉवल इज डैश। ठीक है, तो द नॉवल इज डैश
अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, लेटेस्ट फॉर्म, डिस्कार्डेड फॉर्म या नन ऑफ दीज? क्या होगा? लेटेस्ट फॉर्म, बिल्कुल। थर्ड का आंसर है। बेसिक्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि नॉवेल्स ही हम लोग आजकल कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को रखा मैंने। तो जल्दी से, नॉवेल्स का आंसर होगा ए है। हाँ नहीं, बी। इसका आंसर होगा बी। नॉवल इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग में लिख लेना एपिक है। सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ राइटिंग क्या है? एपिक है। और नॉवल जो है सारी फॉर्म्स ऑफ राइटिंग में सबसे लेटेस्ट है। अर्लीस्ट में एपिक, लेटेस्ट में नॉवल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिनाउमेंट इज रिलेटेड टू, हाँ जी, प्ले। वेरी गुड बेटा। डिनाउमेंट इज रिलेटेड टू प्ले। क्या होता है डिनाउमेंट? प्ले में किसको कहते हैं डिनाउमेंट? रिजोल्यूशन, लास्ट में, फाइनल, एंडिंग, कंक्लूजन कह सकते हैं हम। तो डिनोमिनेट हम किसको कहते हैं? रिजोल्यूशन। इसके लिए एक और वर्ड है साथियों, रिजोल्यूशन। एंड ऑफ द प्ले भी लिख सकते हैं आप, कंक्लूजन। स्पेलिंग्स देख लेंगे डिनोमिनेट की, फटाफट नोट कर लेंगे। क्वेश्चन 5 में आते हैं गाइस। क्वेश्चन 5 है, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम इटली। इट्स अ वर्ड फ्रॉम इटली। तो फिफ्थ का आंसर हो गया सी। नोवेला इज अ नोवेलेट भी कहते हैं इसको। तो इटली से लिया हुआ है ये वर्ड, इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है नोवेला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6, पैरोनिम। क्वेश्चन नंबर 6, पैरोनिम को देखते हैं साथियों। PARONYM, पैरोनिम। ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी वर्ड है पैरोनिम। तो पैरोनिम के चार ऑप्शन है। यूज ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डज नॉट प्रॉपर्ली बिलोंग टू इट, ये तो नहीं होगा। अ क्लॉज और फ्रेज बेस्ड इनटू अ सेंटेंस इन पासिंग, ये भी नहीं है। सी और डी में से एक होगा। अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे एज अनदर बट मीन्स डिफरेंट इन कंटेक्स्ट। या फिर अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज अदर। आंसर इज सी। ठीक है, अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे। देखो, जब भी कभी किसी वर्ड के एंड में क्या आएगा? निम। निम, निम का मतलब होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। अगर किसी वर्ड के एंड में फोन आएगा, जैसे होमोफोन, तो फोन का मतलब साउंड और निम का मतलब वर्ड। तो यानी कि सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। इसी को हम होमोनिम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? होमोनिम। पैरोनिम का ही दूसरा नाम है होमोनिम। देखो, निम आगे वर्ड, निम माने वर्ड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं पैरोनिम का, तो इसका आंसर सी कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल सारे बच्चे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं। डियर। ठीक है, तो डियर और डियर बताया था एक बार क्लास में, सेम स्पेलिंग है। डियर मतलब प्यारा। ठीक है, और एक डियर का मतलब बता सकते हो? बताया था पहले, जैसे मैंने बताया था, द रेट ऑफ पल्सेस हैज बिकम डियरर बाय 5 रुपीज। क्या मतलब हुआ इसमें डियरर का? द रेट ऑफ पल्सेस हैज बिकम डियरर बाय 5 रुपीज। कॉस्टली। डियर मीन्स रेट, प्राइस। डियर मीन्स हाई प्राइस। ठीक है, तो एक डियर का मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगा या महंगाई, लिख लेना। ठीक है, कॉस्टली लिख लो इंग्लिश में। और एक डियर का मतलब होता है लव्ड वंस, प्यारा। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पैरोनिम या होमोनिम के हो जाएंगे। अब इसी में एक और मिलता जुलता वर्ड होता है, देखो देख लेना सारे बच्चे।
देखो एक होता है फिर DEER ना, और एक होता है DEAR, ये भी एक उदाहरण है अपने आप में, लेकिन ये होमोनिम या पैरोनिम नहीं है, ये क्या है, होमोफोन। होमोफोन क्या होते हैं, होमोफोन में स्पेलिंग सेम है क्या, नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, साउंड इज या प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द स्पेलिंग एंड द वर्ड्स आर डिफरेंट। ध्यान से समझना, दोनों में, होमोफोन और होमोनिम में डिफरेंट क्या होता है, मीनिंग। दोनों में मीनिंग डिफरेंट ही होगा, दो अलग अलग वर्ड होंगे, बट इसमें स्पेलिंग सेम हो जाएगी, इसमें स्पेलिंग, हाँ साउंड सेम होगी बट स्पेलिंग अलग हो जाएगी, और मीनिंग तो अलग है ही। तो ये डियर का मतलब क्या होता है, किरण, और ये प्यारा, कोई भी ले लो इन दोनों में से। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लो। होमोफोन मीन्स, इसका एग्जाम्पल सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, और एक चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। बताओ भाई, ये तो मैंने पढ़ाया था, 7th वाले का आंसर बताओ। स्ट्रीम ऑफ, ए ऑप्शन, टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो देखो जो हमने पढ़ा उसका इजी क्वेश्चन है ये, 7th का आंसर लिख लेंगे ए। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हम क्या कहते हैं, टेक्निक दैट डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, बार बार आ रहा है ये टर्म, और इसमें ये याद रखना कि इसको, ये एक टेक्निक है मॉडर्न नॉवेल्स की, इट्स अ टेक्निक यूज्ड इन मॉडर्न नॉवेल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, टेक्निक यूज इन मॉडर्न नॉवेल्स, इसका दूसरा नाम इंटीरियर मोनोलॉग है। और मैंने बताया था इसके जो ये किसके नेम पर है, विलियम जेम्स के नेम पर है। विलियम जेम्स ने इसको पहले जो है आंसर बताया था इसका। विलियम जेम्स ने विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी में टर्म कॉइन किया था, और फिर हमने देखा कि मे सिंक्लेयर ने इसको लिटरेचर में अप्लाई किया था, डोरोथी रिचर्डसन के नॉवेल्स को रिव्यू करते हुए। ठीक है, और लेकिन इसकी जो ग्रेटेस्ट राइटर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, वो कौन है, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए। इसके जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट हैं वो कौन है, जेम्स जॉयस से, अ ग्रेट मॉडर्न आयरिश राइटर, राइटर ऑफ यूलिसिस, एंड ऑफ कोर्स वर्जीनिया वुल्फ, a very famous feminist modern novelist known for her works like Room on the Roof, which was an essay, Virginia Woolf and James Joyce. WOOLF, Virginia Woolf. Okay, Virginia Woolf is known as the great modern feminist novelist. Okay, और इनका ऐसे क्या बोला था मैंने, रूम ऑन द रूफ, रूम ऑन द रूफ। ठीक है, सॉरी, गलत बता रहा हूँ, रूम ऑफ वंस ओन, रूम ऑन द रूफ तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, सॉरी, रूम ऑफ वंस ओन 1929, वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे है, रूम ऑफ वंस ओन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक किसको कहा जाता है, क्लासिकल लिटरेचर से प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आपके बेसिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत ही टेक्निक से बनाया है क्वेश्चन पेपर। कौन सा 8th है ये, सेकेंडरी एपिक, ट्राई करो क्या होना चाहिए। भाई हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, होमर का इलियड एंड ओडेसी बोलते हैं कि नहीं। अब इलियड जो है वो प्राइमरी एपिक है, उसके बाद जो स्टोरीज को फॉलो करती है वो सेकेंडरी एपिक, यानी ओडेसी। आंसर क्या होगा, ओडेसी। कौन सा ऑप्शन है, सी, सी ऑप्शन ओडेसी। अब यहाँ से देखते रहना थोड़ा सा, ओडेसी। अब ओडेसी का मतलब वैसे क्या होता है, एडवेंचरस जर्नी भी होता है, इंग्लिश में वर्ड वोकैबुलरी में आ गया है। ओडेसी का मतलब एडवेंचरस जर्नी, कोई ऐसी जर्नी जो कि एक रोमांचक कारनामों से भरी हो, उसको हम बोलते हैं ओडेसी।
प्रमोद जी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। 3 बजे ठीक शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपको फिर भी नहीं मिलेगा, आप इनको पर्सनल पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास हाथ में क्वेश्चन पेपर भी नहीं है अभी, है। ओडेसी एक और चीज़ है, ओडेसी का मैंने बताया एडवेंचरस जर्नी, और ओडेसी से ही एक इंग्लिश वर्ड इसका क्या है, यूलिसिस। यूलिसिस जो है इसी का इंग्लिश नेम है, ये नोट कर लेना। यूलिसिस जो कि टेनिसन ने भी लिखी है, पोएम है यूलिसिस, अभी बताया जेम्स जॉयस के नॉवल का नाम भी। और ओडेसी क्या है, ग्रीक नेम है। ओडेसी क्या है, ग्रीक नेम है। और होमर जिसने इलियड और ओडेसी लिखा है उसको क्या कहते हैं, एक टाइटल देते हैं होमर को, एपिथेट। टाइटल मतलब एपिथेट भी होता है, ब्लाइंड पोइट। जैसे मिल्टन को ब्लाइंड पोइट कहते हैं, वैसे ही होमर को भी ब्लाइंड पोइट कहते हैं। ध्यान से लिख लेना इस पॉइंट को। और होमर जन्मजात अंधे थे, ही वॉज बाय बर्थ ब्लाइंड। जैसे मिल्टन तो ऑब्वियसली उनकी आईसाइट वीक हो गई थी, बट होमर बाय बर्थ ब्लाइंड थे। ब्लाइंड पोइट, क्लासिकल ब्लाइंड पोइट ऑफ ग्रीस, होमर। ठीक है, हु पेन्ड इलियड एंड ओडेसी। Iliad and Odyssey actually were based on which war? ट्रोजन वॉर, TROJAN, ट्रोजन वॉर पर आधारित थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग पहले, फिर मैं बताता हूं। सडन फॉल, शॉर्ट में लिख देंगे सडन फॉल फ्रॉम सीरियस टू ह्यूमरस। ठीक है, हाँ, कार्की जी ट्राई करें। नहीं, कोई नहीं, अब 3 बजे। सडन फॉल फ्रॉम सीरियस, शॉर्ट में लिख लेना, अचानक से कोई गंभीर बात चल रही है और वहां से हम लुडिक्रस ही, चलिए मैं यूज कर लेता हूँ वर्ड लुडिक्रस, एल कर देते हैं शॉर्ट में इसको। ठीक है, सडन फॉल फ्रॉम सीरियस टू लुडिक्रस। ठीक, तो इसको कहते हैं हम बैथोस। क्या कहते हैं, बैथोस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, बैथोस। ठीक है, बैथोस का दूसरा नाम है एंटी क्लाइमैक्स। ठीक है, एंटी क्लाइमैक्स नोट कर लेना। क्लाइमैक्स तो हम लोग को बेसिक्स में बताया था, अब आज ये टेस्ट के थ्रू हमें पता चल गया एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है। एंटी क्लाइमैक्स बहुत ही शानदार सा उदाहरण देता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने इश्क विश्क पिक्चर देखी है, आमिर खान है उसमें, और देवगन है शायद, हाँ, जूही चावला, बहुत पुरानी 90s की मूवी है। तो उसमें एक सीन होता है, उसमें अचानक से जो आमिर खान है वो जूही चावला को चाकू मार देता है। ठीक है, अब वो चाकू मार देता है तो पूरा सीन एक तरह से फ्रीज हो जाता है, तो हमें लगता है ये क्या हुआ भाई, हीरो ने हीरोइन को जो है मर्डर कर दिया। बट फिर अचानक से वो ऐसे ऐसे करके उसको दबाता है चाकू को, और वो चाकू जो है प्लास्टिक का होता है। तो दैट इज व्हाट यू कॉल बैथोस, एंटी क्लाइमैक्स, सडन फॉल। अचानक से एक सीरियस सीन था और अचानक से वो सीरियस सीन ह्यूमरस में बदल गया। लुडिक्रस का मतलब ह्यूमरस। ल्यूडिक्रस ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, सरल शब्दों में ह्यूमरस या फिर एंटरटेनिंग या फिर अम्यूजिंग, कुछ भी कह लें आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से मैं एक और वर्ड खींच देता हूँ क्लास में, बैथोस और एंटी क्लाइमैक्स चल ही रहा है, तो साथ साथ ही आप पढ़ लीजिए पैरोडी को। इसको पढ़ेंगे आप, पैरोडी। पैरोडी भी मिलता जुलता ही टर्म है। ठीक है, पैरोडी। ठीक है, और पैरोडी से एक मिलता जुलता टर्म है बर्लेस्क। ये तीनों चारों टर्म आपस में काफी सिमिलर हैं। बर्लेस्क कुछ भी पूछ लेगा घुमा घुमा फिरा के। अब यहाँ से ये टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, पैरोडी या बर्लेस्क। ध्यान से देखना, पैरोडी बर्लेस्क दोनों सिनोनिम्स हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत सरल शब्दों में, वैसे बुक्स में आपको बहुत डिफिकल्ट मिलेगा, बट आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करने का मेरा जो है पर्पज है। तो पैरोडी इज मिसमैच्ड इमिटेशन, बेमेल नकल। नोट कर लेना, एग्जैक्टली आपको बिल्कुल पिन पॉइंटेड आंसर दे रहा हूं। मिसमैच्ड इमिटेशन इज कॉल्ड एज पैरोडी और बर्लेस्क।
ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आएगा ये। नकल तो है मगर बेमेल नकल है, यानी कि लिटरेचर में हम कहते हैं फॉर्म और कंटेंट। तो यानी कि फॉर्म को कॉपी कर लिया, कंटेंट को दूसरा कर दिया, कंटेंट को कॉपी कर लिया, फॉर्म को चेंज कर दिया। तो जब हम इमिटेशन करेंगे बट मिसमैच करेंगे, और पैरोडी का पर्पस या इंटेंशन क्या होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्यों करेगा कोई पैरोडी? मॉकरी के लिए। पैरोडी का मेन पर्पस क्या होगा? टू मॉक। ओके, यानी उपहास करना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, एक तरीके से कहीं ना कहीं नीचा दिखाना। तो मॉकरी इज द पर्पस ऑफ पैरोडी। पर्पस, डेफिनेशन इज मिसमैच्ड इमिटेशन। अब इसी में साथियों इसके दो पार्ट हो जाते हैं, हाई पैरोडी और लो पैरोडी। पैरोडी के ही दो पार्ट, उसी को आप हाई बर्लेस्क या लो बर्लेस्क भी कह सकते हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है, लेकिन ये 100% क्वेश्चन कवर हो जाता है यहाँ पर। तो अगर हम देखें इसमें कि हाई पैरोडी क्या होती है, तो देखेंगे यहाँ पर हाई पैरोडी होती है हाई फॉर्म और लो कंटेंट। क्या होती है? हाई फॉर्म, बहुत सरल शब्दों में इन पॉइंटेड आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, लो कंटेंट। यानी लैंग्वेज बहुत हाई लेवल की होगी, जो उसका कंटेंट होगा वो बहुत लो लेवल का होगा। तो इसमें बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट मॉक एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाई पैरोडी या हाई बर्लेस्क। फिर कह रहा हूं, घुमा के बर्लेस्क कह देगा, कोई डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो हाई पैरोडी, हाई फॉर्म, लो कंटेंट। और इसमें मैंने क्या बताया आपको कि इसका एग्जाम्पल क्या है? रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मॉक एपिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मॉक एपिक, रेप ऑफ द लॉक, 1714। 1714। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 2 कैंटोज। नेट में कम से कम 5 बार पूछा है कि रेप ऑफ द लॉक पहले कितने कैंटोज में पब्लिश हुआ? 2 कैंटोज में हुआ है। और दोबारा दूसरा एडिशन, अच्छा मैंने थोड़ा गलत बताया, 1712 में पहला एडिशन आया है 2 कैंटोज में, और 1714 में 5 कैंटोज। 5 कैंटोज। 2 और 5 याद रखना, गलत याद हो जाता है इसमें। बच्चे सोचते हैं कि सेकंड एडिशन 3 कैंटोज में आया, 3 में नहीं आया, 5 कैंटोज में आया। कैंटोज मीन्स यू कैन से पार्ट्स। एपिक्स के जो पार्ट्स होते हैं उसको कैंटोज कहा जाता है, CANTOS। ओके, क्लियर? तो हाई फॉर्म, लो कंटेंट, हाई पैरोडी। तो लो पैरोडी जल्दी से बता दो क्या होगा फिर? लो पैरोडी में क्या होगा? इसको रिवर्स कर दो, लो फॉर्म, हाई कंटेंट। लेवल बहुत लो, लैंग्वेज बहुत लो लेवल की होगी, कंटेंट यानी कि विषय वस्तु बहुत उच्च स्तर का होगा। तो ये बस इतना से याद कर लेना इसका एग्जाम्पल। लो पैरोडी का एग्जाम्पल है साथियों हुडीब्रास, सैमुअल बटलर का हुडीब्रास। रेस्टोरेशन एज में देखते हैं हम लोग हुडीब्रास। हुडीब्रास्टिक वर्स भी कहते हैं, डॉगरल्स भी कहते हैं इसको। डॉगरल्स आप लोग पढ़ेंगे लिटरेचर में, 15th सेंचुरी में लिखे थे स्केल्टन ने। हुडीब्रास नोट कर लेना, सैमुअल बटलर का हुडीब्रास 3 पार्ट्स में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है जी। पोएम है ये, एपिक टाइप की पोएम है ये भी। ठीक है, तो हाई पैरोडी, लो पैरोडी क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। E.M. Foster belong to which group? क्वेश्चन नंबर 10। यस, ब्लूम्सबरी। ब्लूम्सबरी इज द आंसर। ब्लूम्सबरी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये ब्लूम्सबरी याद रखना, बहुत ही फेमस ग्रुप है ये मॉडर्न राइटर्स का। तो आंसर हो गया सी, ब्लूम्स बेरी बोलते हैं इसको, बरी नहीं बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन में बेरी हो जाता है, स्पेलिंग बरी लिखा जाता है। ब्लूम्सबेरी ग्रुप। ठीक है, तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप क्या है? अ ग्रुप ऑफ, यू कैन से इट वाज फॉर्म्ड इन, यू कैन से 19, रफली यू कैन से इन द सेकंड डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, या आप लिख सकते हैं अर्ली 20th सेंचुरी लिख दीजिए। और ये एक ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल मॉडर्न ऑथर्स, मेनली जितने भी इसमें ऑथर्स थे ये सारे के सारे होमोसेक्सुअल एक्सपेरिमेंटल मॉडर्न ऑथर्स थे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल ऑथर्स
एंड आर्टिस्ट। खाली राइटर्स ही नहीं थे इसमें, इसमें पेंटर्स भी थे, इसमें डायरी राइटर्स भी थे, इसमें इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स भी थे। तो फटाफट नाम देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे बड़ा नाम है इसमें वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ब्लूम्सबरी ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थी। इनके हस्बैंड इसके मेंबर थे। फिर वर्जीनिया वुल्फ की सगी बहन है वेनेसा। क्या नाम है उसका? वेनेसा। वेनेसा वुल्फ भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थी। ठीक है। और फिर अभी मैंने क्या बता दिया, ई एम फॉस्टर साहब आ गए। ई एम फॉस्टर। फिर कौन आए? डी एच लॉरेंस। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वो कौन थे? लिटन स्ट्रेची। लिटन स्ट्रेची। लिटन स्ट्रेची क्या थे? बायोग्राफर थे। नोट कर लेना। आज होमवर्क दे रहा हूँ, लिटन स्ट्रेची ने कौन सा वर्क लिखा था बायोग्राफी में, ये होमवर्क है। क्वेश्चन मार्क लेके जरूर सर्च कर लेना। लेक्चर वाले नेट वालों का छूट जाएगा ये क्वेश्चन। ही तो लिटन स्ट्रेची, स्पेलिंग देख लो, LYTTON STRACHEY। लिटन स्ट्रेची बहुत बड़े मेंबर हैं ब्लूम्सबरी के। और इसके अलावा मैंने बताया ना आपको, रॉजर फ्राई पेंटर थे, रॉजर फ्राई। ठीक है। और फिर एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। कौन थे? जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मेनार्ड केनिस। कौन थे? मेनार्ड केनिस, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। स्पेलिंग देख लेंगे सारे बच्चे। और क्या लिख लेंगे इनको? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स मेनार्ड केनिस, KEYNES। ब्लूम्सबरी कहाँ पर ये स्टैब्लिश था? ये है हाइड पार्क, सेंट्रल लंदन। HYDE, हाइड पार्क, सेंट्रल लंदन में थी ये लोकेटेड। ब्लूम्सबरी एक जगह थी वहां पर छोटी सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पैराबल क्या है? पैराबल, क्वेश्चन नंबर 11। जी। यस, वेरी गुड। अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल। यू कैन से पैराबल एक ऐसी कहानी होती है जो धार्मिक उपदेश टाइप की होती है कहानियों में, तो उसको पैराबल कहते हैं। फेबल से मिलता जुलता टर्म है, तो उसका आंसर है सी। मतलब एक छोटी कहानी जो कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। लिख लो उसका आंसर एज इट इज, लिख लो पूरा ऑप्शन। ठीक है, लिखने से याद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कैंपस नॉवल इज एसोसिएटेड विद। कल भी पढ़ाया था ये। हाँ बताओ। किंग्सले एमएस, वेरी गुड। किंग्सले एमएस, लकी जिम। कल मेरे क्लास के नोट्स में अंदर आया था ये क्वेश्चन, जब एर्जन रोमन पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर था कैंपस नॉवल, जिसमें एकेडमिक सेटिंग होती है। ठीक है। तो कैंपस नॉवल के राइटर हैं किंग्सले एमएस। किंग्सले एमएस ने कौन सा नॉवल लिखा? लकी जिम। जिसमें जो जिम है वो एक स्ट्रगलिंग हिस्ट्री प्रोफेसर हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों, कि जो है लकी जिम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हीरो कॉल्ड एज एंग्री यंग मैन। लकी जिम जो नॉवल है, कैंपस नॉवल के उदाहरण के साथ साथ एंग्री यंग मैन का भी उदाहरण है। चलो बताओ, एमए का, एमए जिन्होंने कर रखा है, एमए में लग रहा है आपका एक प्ले जिसका हीरो है एंग्री यंग मैन। शायद लग रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता अभी, थर्ड सेमेस्टर में लगेगा या। लुक बैक इन एंगर। लुक बैक इन एंगर आप लोग का है? लुक बैक इन एंगर नहीं? तो एंग्री यंग मैन जो है वो एक्चुअली जो ये टर्म है लुक बैक इन एंगर प्ले, जो कि किसका है? जॉन ऑसबॉर्न का प्ले है लुक बैक इन एंगर। स्पेलिंग देख लेंगे, ऑसबॉर्न, OSBORNE।
जॉन ऑसबॉर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले, इसको, इस घटना को, ये जो प्ले परफॉर्म हुआ था 1956 में रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में, रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में परफॉर्म हुआ था। लुक बैक इन एंगर कब हुआ था? 1956 में। तो इस घटना को क्या माना जाता है? मॉडर्न ब्रिटिश थिएटर की हिस्ट्री में रिवॉल्यूशनरी घटना मानी जाती है। ठीक है, स्टेजिंग ऑफ लुक बैक इन एंगर इन 1956, ईयर नोट कर लेना 56। ठीक है, रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में। लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग दे दूंगा यूट्यूब में, वहां से पढ़ के सुन के फिर से नोट कर लेना। ठीक है, रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर को स्टेज किया गया, जिसको कि क्या कहा जाता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, अ ग्रेट इवेंट ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश थिएटर। और मैंने बताया ये बात क्यों लाया मैं क्लास में, क्योंकि एंग्री यंग मैन आया है टॉपिक। एंग्री यंग मैन लकी जिम का हीरो भी है और इस प्ले का हीरो भी है। प्ले है, नॉवल नहीं है, प्ले है, लुक बैक इन एंगर। ठीक है, इसका हीरो है जिमी पॉटर। कौन है इसका फेमस हीरो? जिमी पॉटर, PORTER। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिस्टोरिकल नॉवल बिगैन इन, हाँ, हिस्टोरिकल नॉवल, थोड़ा सा अगर अप्लाई करो अपनी नॉलेज को, बताया है मैंने। हिस्टोरिकल नॉवल क्वेश्चन 13 बताओ भाई, ऑनलाइन में भी बताओ। किसने शुरू किए थे? मैंने बताया था कि नहीं? क्लास में ढंग से सुना होगा तभी तो। वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट कौन सी एज के थे? यही तो देखना है फिर हमें। क्वेश्चन में एज पूछी है उसने, कौन सी एज के थे ठाकुर दा वॉल्टर स्कॉट? पढ़ाया था मैंने, परसों भी बताया है। वॉल्टर स्कॉट रोमांटिक एज, रोमांटिक एज। ठीक है, जेन ऑस्टिन के साथ के वॉल्टर स्कॉट। मैंने ये भी बताया था, याद होगा, वर्ड्सवर्थ कोलरिज के साथ के ही हैं वॉल्टर स्कॉट। तो वर्ड्सवर्थ कोलरिज कौन सी एज में है? रोमांटिक एज। ठीक है, अब नहीं करना है क्वेश्चन गलत, इस पे स्टार बना दो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर भूल रहे हो तो वहां पर स्टार बना के वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया करो। इसका मतलब थोड़ा सा अलर्टनेस नहीं रही होगी वहां पर ना, समझ गए? रोमांटिक एज लिख देना। और बेटा रोमांटिक एज का टाइम पीरियड यही बता देता हूँ, कब आया था? 1798 में हमने देखा लिरिकल बैले जब पब्लिश हुआ था वर्ड्सवर्थ कोलरिज का, और फिर क्वीन विक्टोरिया जब आई तब वहां पर खत्म। तो ये टाइम पीरियड भी लिख लो, 1798 से 1837, रोमांटिक एज का टाइम पीरियड। ठीक है, बिल्डुंग्सरोमा ट्रांसलेटेड लिटरली मींस डैश, हाँ, डेवलपमेंट नॉवल। वेरी गुड, 14th का आंसर हो गया ए, डेवलपमेंट नॉवल हो जाएगा। ठीक है, तो 14th में आएगा आंसर ए। बिल्डुंग्सरोमा का मतलब क्या है? ग्रोथ, इनर ग्रोथ बताया था, तो 14th का है बिल्डुंग्सरोमा। चलो बताओ, ये कौन सी कंट्री का है टर्म? कौन सी यूरोपियन कंट्री से लिया गया है? ऑप्शन दे रहा हूँ, जर्मन या फ्रेंच? जर्मन। जब भी ये रोमा वर्ड आएंगे, कुंस्टल रोमा, बिल्डुंग्स रोमा, ये सारे जर्मन ओरिजिन के हैं। अगर नहीं लिखा तो यहीं पर ही लिख दो। ठीक है, और लास्ट में ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है एकदम ही, कि अमेरिकन रिनेसा, ये जो टर्म है, ये किसने कॉइन किया था? ये तो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, अनलेस आपने पढ़ा हो या कहीं पहले सॉल्व किया हो। अमेरिकन रिनेसा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेरिकन रिनेसा ये टर्म कॉइन किया था साथियों F.O. मैथियसन ने। ऑप्शन नंबर सी, ये आपके नेट में आया है क्वेश्चन, नोट कर लेंगे लिख के। जो आपके लिए बिल्कुल नए राइटर होते हैं उनको पूरा लिखा करें। F.O. मैथियसन, अमेरिकन क्रिटिक हैं ये, स्पेलिंग्स देख लेंगे। इनका ये बुक का नाम है अमेरिकन रिनेसा, 1940s में आई थी ये बुक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। ठीक है, तो साथियों ये था एक शुरुआत, मैंने 15 मिनट से कहा था लेकिन 45 मिनट हो गए। होपफुली आपको कई सारे नई चीजें मिली होंगी इस पेपर में। इस पेपर के क्वेश्चंस को ढंग से और पढ़िएगा, उससे रिलेटेड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस निकल रहे हैं उनको नोट करिएगा। मैं अब इसी के साथ साथ इसी लेक्चर में जोड़ते हुए बढ़ जाता हूँ आपका नए टॉपिक की ओर। तो बेसिक्स ऑफ ड्रामा में आइए देखते हैं साथियों, हम लोग सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, द वर्ड ड्रामा।
तो साथियों ड्रामा, प्ले और थिएटर, इन चीजों में थोड़ा डिफरेंस जो है जल्दी से उनको देखते हैं। तो देखते हैं ड्रामा। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कई जगह नेट में जो डेफिनेशंस लिखी हैं वो रिवर्स लिखी हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो रिवर्स है। तो कौन सा सही है? तो जो मैं बता रहा हूँ ऑफ कोर्स वो आपको सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ के बता रहा हूँ। अब इसको फाइनल मानिएगा। ड्रामा इज इनैक्टमेंट ऑन स्टेज। कोई भी प्ले जब हम उसको स्टेज पर इनैक्ट करते हैं तो उसको ड्रामा कहते हैं। ड्रामा इज इनैक्टमेंट ऑन स्टेज। इनैक्ट करना मतलब किसी भी, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, किसी भी नाटक को जब हम स्टेज पर मंचन करवाते हैं तो उसको हम ड्रामा कहते हैं। इसलिए हम शेक्सपियर के लिए ड्रामेटिस्ट वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज शेक्सपियर वॉज एक्चुअली एन एक्टर। He was an actor, and as an actor, he grew and eventually became the manager of a particular theatre company, Lord Chamberlain's man. And eventually, we see that he became a great dramatist. And there is a difference between dramatist and playwright. ध्यान से देखना। तो प्ले किसको कहते हैं? फिर प्ले इज द टेक्स्ट ऑफ ड्रामा। जब ड्रामा का टेक्स्ट, जो स्टोरी होती है, जो रिटन वर्ड्स होते हैं, बुक होती है ड्रामा की, जो स्टोरी पूरी बुक के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? प्ले। क्या कहते हैं? प्ले। इसीलिए जो ड्रामा को लिखता है उसको हम कहते हैं प्ले राइट। प्ले राइट विद डब्ल्यू, डब्ल्यू की स्पेलिंग आती है। और जो ड्रामा को स्टेज पर एक्ट करवाता है वो ड्रामेटिस्ट होता है। तो ध्यान से सुन लेना, शेक्सपियर इज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड जीबी शॉ, जीबी शॉ, ठीक है, आयरिश 20th सेंचुरी के राइटर हैं, इज अ ग्रेट और ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट। जीबी शॉ को ग्रेटेस्ट प्ले राइट माना गया है, शेक्सपियर को ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना गया। थिएटर, थिएटर क्या है? थिएटर इज अ बिल्डिंग, ऑडियंस एंड अदर इफेक्ट्स। थिएटर ज्योग्राफिकल लोकेशन को कहते हैं जहां पर वो बिल्डिंग है, जहां पर वो स्टेज परफॉर्म होता है, ऑडियंस भी इंक्लूड हो जाती है और अदर इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थिएटर कहते हैं। उसमें जो है हम कहते हैं कि हम थिएटर देखने जा रहे हैं, मतलब थिएटर एक बिल्डिंग, building, the place where it is performed, the drama is performed, audience and also other effects। तो यहीं पर ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश थिएटर कहाँ पर आया था? ये क्या नाम था उसका? द थिएटर। नाम ही क्या था उसका? द थिएटर। कब आया था? 1576 में आया था। फर्स्ट इंग्लिश थिएटर इज कॉल्ड एज द थिएटर। ठीक है। मिस्टर बर्बेज, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? मिस्टर बर्बेज, Burbage, very important. Mr. Burbage was the founder of, you can say, the theatre, which was the first theatre as a building in England in 1576। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं ड्रामा में। तो ड्रामा हम लोग कहते हैं, इसकी एक डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ ड्रामा। हमारे उत्तराखंड एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि ड्रामा का सार, निचोड़ क्या है। तो मैंने बताया था कि ड्रामा में जब तक ये नहीं होगा तब तक ड्रामा नहीं होगा। कैपिटल में लिख देंगे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट इज द एसेंस ऑफ ड्रामा। हेडिंग डालेंगे एसेंस ऑफ ड्रामा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब, ठीक है, यू कैन से क्लैश ऑफ ओपिनियंस, विचारों का टकराव, वैचारिक मतभेद। ठीक है। तो मैंने बताया भी था कि जैसे कहीं पर कोई लड़ाई हो जाती है, लोग जोर जोर से लड़ते हैं, तो हम कहते हैं भाई क्या ड्रामा चल रहा है। तो ड्रामा में है क्या? कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट नहीं है तो ड्रामा नहीं है। जैसे याद रख लो, प्लॉट नहीं है तो क्या नहीं है? नॉवल। नॉवल में एसेंशियल चीज क्या है? प्लॉट। अगर प्लॉट नहीं है तो नॉवल नहीं है। यूनिटी ऑफ प्लॉट, एक पॉइंट ऑफ बिगनिंग, एक मिडिल और एक एंड होना चाहिए, तभी नॉवल है वो, नहीं तो रोमांसिस कहलाएगा। ऐसे ही पोइट्री में एसेंस क्या है उसका? अगर वो नहीं है तो वो नहीं है। रिदम। अब राइम और रिदम में भी आप कहेंगे रिदम। अब हो सकता है कि रिदम में फ्री वर्स हो सकता है कि रिदम में ब्लैंक वर्स हो, बट ड्रामा का नहीं है। पोइट्री का एसेंस क्या है? रिदम। और ऐसे ही प्रोज, जिसको हम कहते हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन आता है, प्रोज का एसेंस क्या है? रनिंग डिस्कोर्स। यानी जब तक
रनिंग डिस्कोर्स नहीं है, कहने का मतलब कि एक फ्लो ऑफ सेंटेंसेस नहीं है, तब तक प्रोज नहीं कहलाया जाएगा। एक वर्ड को प्रोज नहीं कहेंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोग को? तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मैंने बताया कि ड्रामा को हम एक चीज में और भी क्या कहते हैं साथियों, ड्रामा है एग्जाजरेशन ऑफ इमोशंस। क्या है? एग्जाजरेशन ऑफ इमोशंस। ये डेफिनेशन भी लिखाई थी। भावनाओं की अतिशयोक्ति नाटक कहलाती है। भावनाओं की अतिशयोक्ति। ड्रामा इज द एग्जाजरेशन की स्पेलिंग देख लेंगे। चलिए बताइए, यही एग्जाजरेशन अगर पोइट्री में हो जाए तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाँ, इसको लेकिन पढ़ा क्या जाता है? हाइपर बली। बली लिखा जाएगा बोल, BOLE, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? हाइपर बली। और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बेटा, उनके प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी आप उसी तरह, हिंदी में लिखने में कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ पर अपनी कॉपी में बली लिख दो बस, हाइपर बली। और वर्ड की स्पेलिंग क्या है? HYPERBOLE। ठीक है, हाइपर बली यानी एग्जाजरेशन। ठीक है, हाइपरबली का यूज ड्रामा में बहुत होता है ना। जैसे वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है 10,000 I saw at a glance। कौन सी है? 10,000 I saw at a glance। 10,000 मैं एक साथ देखता हूँ। क्या देख रहा है कवि? फेमस पोइट्री है, आप सबने सुनी होगी 10,000 लाइन, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स पोइट्री में वर्ड्सवर्थ की है। वहां पर क्या कर रहे हैं वो? काम थोड़ी किया होगा पोइट ने कि 10,000 फूल गिन रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। और ये एग्जाम्पल इन्वर्जन का भी हो गया कि नहीं? क्योंकि आप रिवर्स ऑर्डर में सेंटेंस लिख रहे हैं, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। तो ये हाइपरबली एग्जैजरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसमें आगे बढ़े तो ड्रामा के बेसिक्स, अगर बेसिक्स ऑफ ड्रामा में जाएं तो इसके जो दो पार्ट्स हैं उनको देखते हैं साथियों। तो एक इसका है ऑफ कोर्स, जिसे हम कहते हैं ट्रेजेडी। क्या है? ट्रेजेडी। और एक है कॉमेडी। ट्रेजेडी और कॉमेडी। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि ट्रेजेडी की वर्केबल डेफिनेशन या एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या है। तो मैंने बार बार कहा है कि ट्रेजेडी इज अ प्ले दैट एंड्स ऑन द नोट ऑफ सैडनेस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दें बिल्कुल, सैड एंडिंग। सैड एंडिंग जो है वो क्या है? ट्रेजेडी कहलाती है। हिंदी में हो गया दुखांत, दुख के साथ अंत हो जाए। और कॉमेडी क्या है? हैप्पी एंडिंग। तो आप देख रहे हैं ड्रामा और कॉमेडी दोनों में जो है एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग के बेस पे ही उनका नोमेनक्लेचर है। तो कॉमेडी इज हैप्पी एंडिंग। अब ट्रेजेडी के ओरिजिन्स में अगर हम जाएं तो ट्रेजेडी कहाँ से निकल रही है? ग्रीक। ग्रीक जो है प्लेज में हम देख रहे हैं ट्रेजेडी का जन्म है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना सारे बच्चे मेरे साथ, एक कोड दे रहा हूँ SEA। ये ग्रेट ट्रियो, फादर्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी है ये, SEA। ठीक है, S से सोफोकलस, से यूरोपेडस, और A से एसेचेलस। सोफोकलस, यूरोपेडस, एसेचेलस। सारे बच्चे याद कर लेंगे। सी समुद्र, ये कोड आ गया। ये थ्री ग्रेट ट्रेजेडी के फादर है। ट्रियो, ट्रियो कहते हैं तिकड़ी, TRIO। द ग्रेट ट्रियो ऑफ ग्रीक, द ग्रेट ट्रियो ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी लिख सकते हैं आप। अभी इंग्लैंड में पहुंचा ही नहीं हूं। क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडीज। तो साथियों जल्दी से देख लेते हैं, सोफोक्लस का कौन सा महान नाटक है जिसने सभी को सुना है? सभी ने सुना है इस प्ले का नाम? सोफोक्लस, इडिपस द रेक्स। हाँ, इडिपस द किंग, रेक्स को ही किंग बोल देते हैं। इडिपस द रेक्स नोट कर लेंगे कैपिटल में। यहीं से कौन सा टर्म निकला भाई? इडिपस कॉम्प्लेक्स। नोट कर लेंगे, इडिपस द रेक्स, REX। रेक्स का मतलब किंग होता है। स्पेलिंग देख लेंगे, इसको ओडिपस नहीं बोलते, इडिपस बोलते हैं। ओ साइलेंट हो जाता है, स्पेलिंग में आता है मगर। अब देखो इस नाटक में क्या होता है, बाय मिस्टेक, यही तो है इस नाटक की सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि एक जो है हीरो है हमारा एडिपस, वो बाय मिस्टेक अपनी जो है मदर से ही रिलेशन बना लेता है, उसको पता नहीं रहता है, इंसेस्ट हो जाता है। एक वर्ड आता है इंसेस्ट, रिलेशनशिप विद इन द फैमिली हो जाए तो उसको क्या कहते हैं साथियों, इंसेस्ट, INCEST। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल विषय रहा है पूरे इतिहास में, मानवीय इतिहास में इंसेस्ट पर कितने ही चीजें लिखी जा चुकी और बहुत ही टची टॉपिक है, संवेदनशील टॉपिक है। तो खैर, इडिपस द रेक्स में ये वर्ड मैंने बता दिया और यहीं से मैं एक लेके चल रहा हूँ पूरी क्लास को, इडिपस कॉम्प्लेक्स। किसने दिया था ये टर्म, इडिपस कॉम्प्लेक्स? इडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड। बहुत बार आ रहा है इस क्वेश्चन से। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है एक तरीके से, मदर सन अटैचमेंट। टू मच ऑफ मदर सन अटैचमेंट इज called as Oedipus complex. It's a psychological disorder and the term was given by Sigmund Freud, FREUD. Sigmund Freud मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है। और जल्दी से नोट कर लेना, इसका एग्जाम्पल किसमें देखते हैं हम, DH लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स में एडिपस कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है साथियों, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फादर डॉटर अटैचमेंट, फादर डॉटर अटैचमेंट, मदर सन अटैचमेंट इडिपस, और इलेक्ट्रा फादर सन अटैचमेंट, सॉरी फादर डॉटर अटैचमेंट। ठीक है, तो ये आ गया। यूरोपेटस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसएचएलएस आपको याद होगा, मैंने बताया था जो प्रोमेथियस वाला प्ले बताया था कल परसों, प्रोमेथियस बाउंड अनबाउंड वाला बताया था ना, उसमें आया था ये नाम एसएचएलएस, वही है, ग्रीक ट्रेजेडियन है। ठीक है, तो ये तीन हो गए, एक मैंने सोफोक्लस को भी बता दिया। ठीक, अब हम देखते हैं अगर कॉमेडी में, तो कॉमेडी में जो कॉमेडी के ओरिजिन्स हैं वो क्या है, ग्रीक है, सॉरी रोमन है। कॉमेडी के ओरिजिन्स क्या है, रोमन, रोमन ओरिजिन्स हैं। और यहाँ पर दो राइटर का नाम लिख देंगे, एक तो प्लॉटस, PLAUTUS, प्लॉटस, और एक आएगा टेरेंस, TERENCE। प्लॉटस और टेरेंस ये दोनों राइटर माने जाते हैं रोमन ओरिजिन्स के। रोमन आपको पता है इटली। ठीक है, अब यहीं से निकला, प्लॉटस और टेरेंस लिख लिया आपने। अब देखना यहाँ पर जो ट्रेजेडी और कॉमेडी है, इन दोनों से मिलकर फिर हम लोग देखते हैं एक नए तरीके का प्ले बना जो इंग्लैंड में आया एलिजाबेथन एज में, और इसको क्या कहा गया, ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी कुछ नहीं है, एलिजाबेथन प्लेस का दूसरा नाम है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एज वेल एज कॉमेडी। ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी एक ही प्ले में जब दोनों हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेजी कॉमेडी। क्या कहते हैं, ट्रेजी कॉमेडी। और ये कहाँ पर देखी गई है इंग्लैंड में ट्रेजी कॉमेडी, पहली बार एलिजाबेथन एज में। पूरी क्लास जाते जाते लास्ट के 1-2 मिनट हैं इस क्लास के, थोड़ा सा ध्यान से सुनना नहीं तो पॉइंट निकल जाएगा। एलिजाबेथन एज इंग्लैंड का पहला गोल्डन एज कहा जाता है लिटरेचर का, जिसमें शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, स्टीफन स्पेंसर जैसे दिग्गज सब एक साथ काम कर रहे थे। तो एलिजाबेथन एज का पहले तो, आज जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, इसका टाइम पीरियड बिल्कुल आज ही याद कर लो, 1558, 1558 से 1603। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, और उसी के नाम पे पड़ा एलिजाबेथन एज। इसी को एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग ऑफ रिनेसा कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स भी कहते हैं इस एज को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एलिजाबेथन एज में जब प्लेज अपने बिल्कुल हाई पॉइंट पे थे, तो उस प्ले को क्या कहा जाता है, ट्रेजी कॉमेडी, या एलिजाबेथन हम कह सकते हैं ट्रेजेडी। अगर फिर भी एक क्वेश्चन बच्चे में से पूछते हैं कि सर फिर भी अगर हम इसको ज्यादा मानना हो, ट्रेजेडी कॉमेडी में से ज्यादा क्या मानेंगे, तो ट्रेजेडी मानेंगे। इसेंशियली तो एंडिंग तो थोड़ा ट्रेजिक ही है, तो ट्रेजिक कॉमेडी में है ये मेनली ट्रेजेडी, और इसी को एलिजाबेथन प्लेस भी कह सकते हैं। अब ट्रेजिक कॉमेडी जो कि एलिजाबेथन एज में आई, तो इसके जो 3 फीचर्स थे, इसके साथ मैं टॉपिक भी क्लोज करूंगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। 3 फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था, किसका फीचर लिख रहे हैं आप? ट्रेजी कॉमेडी या एलिजाबेथन प्लेस के। सबसे पहला फीचर था कि जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। एक ही प्ले में ट्रेजेडी भी हो रही है और एक ही प्ले में कॉमेडी भी हो रही है। मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, चलो एक बार लॉजिक लगाओ जिनने पहले पढ़ा है कुछ बच्चे मेरे से, कि इसमें जो प्लेस में 3 यूनिटीज होती है ना, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, TPA बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इसको माना गया या नहीं माना गया? नहीं माना गया, इसमें रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये प्लेस जो है पॉपुलर ऑडियंस के लिए लिखे गए थे, क्लासिकल स्टाइल में नहीं लिखे गए थे। इसीलिए इसमें जो है इसको क्या किया गया, डिसरिगार्ड किया गया। तो यही सबसे मेन पॉइंट है, घुमा के पूछेगा LT लेक्चर के पेपर में पूछेगा कि डिसरिगार्ड ऑफ 3 यूनिटीज। 3 यूनिटीज क्लासिकल प्लेस के रूल्स होते हैं। क्या होती हैं 3 यूनिटीज? टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो यहीं पर ही समझा देता हूं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन क्या होते हैं ये। टाइम जनरली माना जाता है कि 24 आवर्स का एक जो है 1 डे या 24 आवर्स का एक क्लासिकल जो प्लेस का एक स्पान होता था, जिसमें स्टोरी को उनको करना होता था, खत्म करना होता था, तो वो टाइम आ गया, यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स 24 आवर्स। फिर आता था प्लेस। तो प्लेस में आ जाता है, जो हम प्लेज होते हैं ना, नाटक, उसको हम एक्ट्स और सीन्स में डिवाइड करते हैं। तो 1 सीन बराबर 1 प्लेस, 1 सीन बराबर 1 प्लेस। हमने कहा कि यार इस प्ले में 3 सीन्स हैं, मतलब 3 लोकेशंस हैं, तो प्लेस मतलब सीन हो गया लैंग्वेज में, SCEN। तो 1 सीन बराबर 1 प्लेस, ऐसे लिख लेना। यूनिटी का मतलब 1 होता है ना, क्योंकि 1 सीन बराबर 1 प्लेस। और एक्शन, टाइम, प्लेस एंड एक्शन था ना, तो एक्शन में क्या लिखेंगे? 1 एक्शन, या एक्शन लिखिए। एक्शन में क्या होगा? 1 एक्ट बराबर 1 एक्शन। जैसे हमने कहा कि यार एक एक्ट हो रहा है अभी, तो एक्ट 1 एक्ट 2 नहीं कहते हैं, तो एक्शन के अंदर लिखेंगे 1 एक्ट बराबर 1 एक्शन। तो 5 एक्ट है मतलब 5 बड़े बड़े एक्शन। 5 एक्ट है मतलब 5। और जनरली ये भी नोट कर लेना कि क्लासिकल ट्रेजेडीज में कितने एक्ट होते थे, तो 5 एक्ट्स होते थे। सीन्स का ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है, बट एक क्लासिकल प्लेज में, ट्रेजेडीज में 5 एक्ट्स होते थे। शेक्सपियर के सारे प्लेज में आपको 5 एक्ट्स मिलेंगे, नहीं, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है, कि जितने भी एलिजाबेथन प्लेज होते थे, ट्रेजी कॉमेडीज, ये क्या होते थे? पोइटिक प्लेज होते थे। पोइटिक प्लेज यानी कि ये जो प्लेज थे ये पोइट्री में लिखे जाते थे। और कौन सा मैटर चलता था? अभी मैंने बताया था क्रिस्टोफर मार्लो में, माइटी लाइंस में, ब्लैंक वर्स। यही मेन पॉइंट है। ये आप देख लोगे तो एलिजाबेथन ड्रामा का निचोड़ दे दिया मैंने पूरा, कि एलिजाबेथन ड्रामा के 3 बड़े फीचर्स क्या क्या होते थे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिसरिगार्ड ऑफ 3 यूनिटीज, और पोएटिक प्लेज यानी ब्लैंक वर्स। यहाँ कट रहा है बच्चों आपके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए, तो मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। ये नीचे क्या लिखा मैंने? ब्लैंक वर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने B.D। तो ब्लैंक वर्स, तो ब्लैंक वर्स पूरी क्लास नए बच्चे स्पेशली नोट कर लेंगे। अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स क्या है? अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। जब 2 लाइन आपस में राइम ना करें, देखो ये वाले को तो छोड़ना मत, ये 100% आ रहा है क्वेश्चन आपके, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट। अगर आप मेरे से कहेंगे कि सर लिटरेचर में एक क्वेश्चन वो बता दीजिए जो आंख बंद करके पूछ रहा है हर पेपर में, तो मैं यही कहूंगा कि ब्लैंक वर्ड्स की डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, पता है तो आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए। अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड एज ब्लैंक वर्स। एक प्रकार का छंद है, जब 2 लाइन आपस में तुक ना मिले मगर उनमें लय हो, तो वो क्या कहलाती हैं? ब्लैंक वर्स, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही साथियों, है ना। थैंक यू। एक और मैं कह रहा था, जो हमारे नए साथी हैं वो प्लीज बता सकते हैं, ऑनलाइन में हम लोग इवनिंग स्लॉट को भी ओपन कर रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, और भी साथी जो जुड़ना चाहते हैं उनको बताएं। ठीक है।